अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यदि अपने को मालूम हो किसी मटेरियल के बारे में, तो अपन क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है उस मटेरियल के बारे में निकाल सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, वो यहाँ पे राइट में मैंने लिखे हैं, उनको एक बार अपन प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट ए, ये क्या पॉइंट था? ये वो पॉइंट था जो कि जो स्ट्रेट पोर्शन है इस कर्व का शुरू में, है ना, उसका जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और इस वाले पोर्शन में हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, मतलब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंट आता था? इसके बाद पॉइंट आता था आपका पॉइंट बी। ठीक है, इलास्टिक पॉइंट। तो इलास्टिक पॉइंट क्या हो गया? इलास्टिक पॉइंट वो हो गया था कि जिस पॉइंट पे यदि हम एक्सटर्नल फोर्स यदि हटा दें मटेरियल में से, तो मटेरियल जो है ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम इलास्टिक पॉइंट बोलते थे। अच्छा, पॉइंट बी ही है ना यील्ड पॉइंट होता है ना। और यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट से ज्यादा यदि उस पॉइंट के आगे यदि हम स्ट्रेस देते हैं तो मटेरियल जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं लौटेगा। मतलब पॉइंट बी तक तो मटेरियल जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, बट पॉइंट बी के बाद में मटेरियल जो है अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो उसके बाद का जो डिफॉर्मेशन है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बी हो गया। फिर उसके बाद में था आपका पॉइंट सी, है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है ना, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। और फिर उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो फ्रैक्चर हो जाता है ना, मतलब ब्रेक कर जाता है मटेरियल। तो ये हमने, है ना, जो मेन स्टेजेस हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, है ना, वो देखे थे। अच्छा, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको ब्रॉडली जो है वो अपन दो पार्ट में इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना। पहला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन हुआ, तो इस वाले डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि इस वाले पोर्शन में कहीं पे भी यदि हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो मटेरियल ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। और ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, है ना, इस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब इस वाले पोर्शन में कहीं पे भी हम एक्सटर्नल फोर्स यदि हटाएंगे तो मटेरियल जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। और नॉर्मली मटेरियल जो है किसी भी पॉइंट पे यदि हम फोर्स हटाएंगे तो ये जो शुरू वाला जो पोर्शन है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक का जो पोर्शन, उसकी जो स्लोप है ना, उसको बेसिकली फॉलो करता हुआ और ठीक है यहां पर पहुंच जाएगा। और उस केस में इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस कर्व से। तो पहला तो ये हो गया कि इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस हम पता कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस हम पता करते हैं ये जो 0a वाला जो पोर्शन है ना, इससे जिस पोर्शन में हुक्स लॉ लग रहा है ना, उस पोर्शन से पता करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप है, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो यंग्स मॉडुलस क्या बेसिकली है? tan थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल का बेसिकली ये y और ये x, है ना। y बेसिकली चेंज इन स्ट्रेस और चेंज इन स्ट्रेन, है ना। तो इसका जो y अपॉन x है वो यंग्स मॉडुलस होगा। ठीक, अच्छा तो अच्छा ये भी फिर तो क्लियर है कि यदि हमको दो कर्व दे रखे हैं तो हम
कर्व को देख करके ये पता लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। सपोज कोई दूसरा कर्व हमको दे रखा है, वो इस टाइप का है, ठीक है, ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है। तो कर्व को देख करके हम सीधा ही बोल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस मटेरियल 1 का यंग्स मॉडुलस मटेरियल 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है, स्ट्रेट पोर्शन में इसकी स्लोप ज़्यादा, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम पता कर सकते हैं वो तो क्या हुई, यंग्स मॉडुलस। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट ये है कि जैसे फिजिक्स के टर्म्स में हम जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है उसको हम ज़्यादा इलास्टिक मानते हैं, ठीक है। तो जैसे लेमैन टर्म में तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि जैसे रबर जो है वो स्टील से ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। पर चूंकि यंग्स मॉडुलस स्टील का वो यंग्स मॉडुलस रबर से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, तो हम ये मानते हैं कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। दूसरा हम क्या पता कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या देखते हैं, पॉइंट सी, ठीक है। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो किस मटेरियल की ज़्यादा है, तो इसके लिए हम देखते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोज ये सेकंड मटेरियल ही है, इसका ग्राफ जो है वो सपोज ऐसे जा करके और फिर ऐसे जाके और ऐसे हो जाए, सपोज, है ना। तो जो इसका जो पॉइंट सी है वो यहाँ पे आएगा, है ना, जिसको मैंने सी डैश लिख दिया। तो ऑब्वियसली जो मटेरियल 2 है वो स्ट्रॉन्गर है मटेरियल 1 से, है ना, ऐसा हम बोलेंगे। अच्छा, तीसरा, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दोनों एक साथ ही लिख दूंगा मैं, वो हम इस ग्राफ, इस कर्व को देख करके हम पता करते हैं। तो पहले तो हम ये पता कर सकते हैं कि मटेरियल जो है वो डक्टाइल है कि नहीं, और अभी आते हैं कि किस तरह के मटेरियल को हम डक्टाइल बोलते हैं। और फिर हम ये पता कर सकते हैं कि मटेरियल ब्रिटल है कि नहीं, है ना। ये एक तरह से एक दूसरे के रिवर्स ही हैं, है ना, जिस तरह से डिफाइंड है। तो जो मटेरियल डक्टाइल होगा वो ब्रिटल नहीं होगा, और जो ब्रिटल होगा वो डक्टाइल नहीं हो सकता। तो डक्टाइल मटेरियल हम किसको बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में डक्टाइल मटेरियल उसको बोलते हैं कि जिससे हम वायर्स बना सकें, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का या कॉपर का, है ना, या स्टील के हम वायर्स बना सकते हैं, है ना, उस तरह के मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। जैसे आप सिरेमिक का वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अभी कंडक्शन की नहीं अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी मटेरियल को खींच करके उसको, मतलब, है ना, लॉन्ग थिन वायर्स हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल, तो कॉमन लेमैन टर्म्स में तो ब्रिटल मटेरियल है कि टूट जाता है, ठीक है। उसको वही है ना, उसको डिफॉर्म करके यदि हम वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। तो उस तरह का मटेरियल जो है उसको ब्रिटल बोलते हैं। तो इन दो तरह के जो मटेरियल हैं उनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह का बनेगा वो देखते हैं एक बार। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो ये कि मटेरियल जो है वो डिफॉर्मेशन झेल सके, ठीक है, और डिफॉर्मेशन उस तरह का झेल सके जो कि डिफॉर्म होने के बाद में वापस अपने ओरिजिनल शेप पे ना आए, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तब तो पर्पस खत्म हो गया, है ना। दिमाग में आप ये ध्यान में रखें कि हमको उस मटेरियल का वायर बनाना है ना, पतला वायर बनाना। तो ये एक्चुअली जो कर्व हमने बनाया है वो एक तरह से डक्टाइल मटेरियल का ही बनाया है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो पोर्शन होता है ये काफी लंबा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस मटेरियल जो है ये काफी स्ट्रेन को विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। हमने यहां से इसको खींचना शुरू किया तो, है ना, काफी डिफॉर्मेशन को वो विथस्टैंड कर सकता है बेसिकली। तो ये वाला पोर्शन जो है उसका काफी लंबा होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है डक्टाइल मटेरियल की, ठीक है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में जो ब्रिटल सब्सटेंस है उसका जो कर्व है उसमें या तो प्लास्टिक पोर्शन होगा ही नहीं, ठीक है, या होगा तो बहुत छोटा होगा। मतलब जैसे उसका ग्राफ यदि है तो वो कुछ
इस टाइप का बन जाएगा, खत्म। आप देख रहे हैं, है ना, यहीं पे ये जो इसको यदि हम फ्रैक्चर पॉइंट को इस तरह क्रॉस से शो करें तो इसका जो क्रॉस पॉइंट है वो यहीं पे आ गया, है ना। इसको हम डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ये, है ना, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, है ना, या सिरेमिक हो गया, थोड़ा सा भी आप उसको ये करिएगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं लेगा, है ना, उसके पहले टूट जाएगा। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में हम ब्रिटल वर्ड उसके लिए भी यूज करते हैं कि जो बहुत ही कम फोर्स से टूट जाए। ठीक है, फिजिक्स में डेफिनेशन वो नहीं है ना। जो ब्रिटल सब्सटेंस है हो सकता है बहुत हार्ड भी हो, है ना। जैसे टेक्निकली स्पीकिंग डायमंड जो है, डायमंड ब्रिटल है, बट डायमंड का जो कर्व है ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा, काफी ऊपर जाएगा। ये तो मैंने मतलब, है ना, इसी टाइप का बना दिया, बट ये काफी ऊपर तक जाएगा, एक्सेप्ट कि इसमें प्लास्टिक वाला पोर्शन होगा ही नहीं। आप देख रहे हैं, है ना, कोई डायमंड का कर्व बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। क्यों? क्योंकि डायमंड ब्रिटल है। तो ब्रिटलनेस का मतलब जो है उसके स्ट्रेंथ से नहीं है, उसके एबिलिटी टू टेक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर एक तरह का मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर किस तरह का मटेरियल हो गया? इलास्टोमर जो है वो मटेरियल हो गया कि फ्रैक्चर पॉइंट तक इलास्टिक रहता है। ठीक है, मतलब जब तक टूट नहीं जाए, है ना, कुछ इस टाइप का, है ना, जब तक उसका फ्रैक्चर नहीं हो जाए उसके पहले कहीं पे भी यदि आप छोड़ देंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? रबर। ठीक है, तो रबर में, है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, वो टूट जाएगा, पर टूटने के पहले तक जो है वो उससे कम यदि फोर्स है तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आता जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को लेकर के, है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन फैमिलियर होने चाहिए इन पॉइंट से।